हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू लेक्चर में। तो आज हम जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स एंड वेस्टलैंड। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हम सबसे पहले जानेंगे सॉइल की जो डिफिनेशन होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉइल की तो डिफिनेशन हम जानेंगे ही, परंतु इससे पहले हम जानते हैं कि सॉइल की डिफिनेशन क्या होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है? सेल यानी चट्टानों से होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं प्रॉब्लम सॉइल क्या होती है। ऐसी मृदा जिनकी उत्पादकता बिल्कुल क्षीण हो चुकी होती है उसे क्या करते हैं? समस्याग्रस्त सॉइल कहते हैं, समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि मृदाएं देखिए, ये देखो तीन कंडीशन में दी गई हैं। ये गुड कंडीशन है, ये मॉडरेट कंडीशन है और ये सबसे खराब कंडीशन में है। ठीक है मृदा। तो आगे हम जानते हैं कि सॉइल के, ये देखिए ये दिया है कि इसमें जल कितना पाया जाता है, सॉलिड कितना पाया जाता है, गैस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि सॉइल जो कि समस्याग्रस्त सॉइल होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? लवणीय लवणीय मृदा या सैलिन मृदा। फिर होती है अल्काली यानी ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी क्या? एसिडिक एसिडिक सॉइल। ठीक है, तो तीन तरीके की सॉइल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं क्या होती हैं? इनके अंदर क्या घुलनशील लवणों की मात्रा, जिनमें Na यानी सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुले होते हैं। इनकी विद्युत चालकता यानी Ec कितनी होती है? 4 ds प्रति मोल से अधिक होती है। इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी ESP 15% से कम होती है। ठीक है, इनका पीएच क्या होता है? 8.5 से कम ही रहता है। ठीक है, वार्षिक वर्षा इसमें इन स्थानों पर 27 सेंटीमीटर पर होती है, पर कभी कभी इन स्थानों पर वर्षा 55 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि मृदाओं का पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कितने पीएच पर कौन से मृदाएं पाए जाते हैं। इतने से 8.5 तक के पीएच को क्या कहते हैं? इसमें ज़्यादातर आपको एल्काली मृदाएं मिलेंगी। ठीक है, अल्काली यानी कि क्षारीय। ठीक है, अल्काली मृदा ही मिलेगी। उसके बाद आता है 8.5 से, 8.5 से आपको 7 तक कितनी मिलेंगी आपको? सैलिन मृदाएं मिलेंगी। ठीक है, सैलिन मृदाएं। और फिर उसके बाद 6 से जितना नीचे गिरेगा पीएच, उसके बाद एसिडिक सॉइल्स आ जाएंगी। एसिडिक सॉइल्स के अंतर्गत होती हैं भी विभिन्न प्रकार की मृदाएं होती हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर आते हैं इनके भौतिक दृश्य देखने में कैसे होते हैं। इनमें सफ़ेद रंग दिखाई देते हैं, यानी ये क्या होते हैं? हल्का हल्का सा ब्लैकिश और वाइटिश लिए हुए होती हैं। आगे हम जानेंगे कि ये कैसे दिखते हैं। फिर आते हैं सैलिन मृदाएं, ईसी नॉन। ठीक है, किस के आधार पर ये किस किस प्रकार के नॉन सैलिन होती हैं? कितनी? 0 से 2 यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इनकी होती है 0 से 2 के बीच में। ठीक है, मॉडरेट सैलिन को क्या होता है? 4 से 8 के बीच में होती है इनकी ईसी यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसको याद रखें आप लोग। फिर आता है वेरी स्ट्रांगली सैलिन, इसका 16 तक होता है। इसका निर्माण इसका होता है अधिक लवण सांद्रता युक्त ऊंचे जल स्तर का होना। यह क्या होता है कि जमीन होती है, जमीन में क्या होता है? जब अधिक अधिक लवण सांद्रता युक्त जल क्या होता है? वाष्प के द्वारा ऊपर आता है, तो क्या होता है? इस स्तर पर क्या होता है? लवण जम जाते हैं, जिससे क्या होता है? इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और क्या? निम्न वर्षा यानी जब कम वर्षा होगी तब भी क्या होगा? हमारे लवण जो होंगे, लवण जो ऊपर आए हुए होते हैं वो क्या होता है? वो नीचे नहीं जा पाते हैं, तो इससे इस मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे सुधार के लिए क्या करते हैं? जड़ क्षेत्रों से सामान्य से अधिक लवण का निष्कासन। लवण का निष्कासन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिंचिंग कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? या हम उसको क्या, हम जल जो होता है हम भरें, उसके बाद उसको क्या करें? उस खेत से निकाल के नाली के रास्ते बाहर निकाल दें। ठीक है, तो कार्बनिक खादों का प्रयोग, कार्बनिक खादों से क्या होगा? कार्बनिक खादों से भी लवण कम हो जाएंगे। फिर आता है सबसे अधिक लवणीय मृदा भारत में कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ठीक, गुजरात, गुजरात जो कि, ठीक है, गुजरात में पाई जाती है। फिर आ जाते हैं सोडिक सॉइल यानी ब्लैक अल्काली, अभी हमने आपको बताया था काली मृदा भी, काली मिट्टी भी बोलते हैं इसको। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है सोडिक सॉइल की, क्या होती है? ईसी यानी लेस देन 4 ds। अभी हमने क्या पता उसमें क्या होता था? उसमें होता था 4 से अधिक, 4 से अधिक होता था ना। देखते हैं एक मिनट। हाँ, 4 से, हाँ 4 से अधिक, और इसमें क्या होता है? 4 से कम पाई जाती है। 4 से कम इसमें डीएस प्रति मोल होता है। ठीक है, ईएसपी ग्रेटर देन 15%, उसमें 15% उसमें भी होता है। फिर पीएच इसमें देखिए 8.5 से 10 पीएच के बीच में क्या पाई जाती है? ब्लैक अल्काली सॉइल पाई जाती है। फिर लो इंफ्रा इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि मृदा जो संरचना के अंदर जो जल निकास होता है उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं होती। पूरे स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉरिजॉन, क्या होता है? हमेशा क्या होता है? मृदा के अंदर की ऊपरी परत में ही
हमेशा समस्याग्रस्त होती है। निचली परत तो हमारी सेम ही रहती है, पर क्या होता है ऊपरी परत कभी कभी क्या होती है उसी में लवण जम जाते हैं, या कभी कभी वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो जब भी मृदा खराब होगी तो उसकी ऊपरी परत ही समस्याग्रस्त होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट, यानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। काली काली इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ब्लैक होती है। ये देखिए ये मृदा दिखाई जा रही है, इसमें देखिए ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, यही मृदा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फिर आता है फॉर्मेशन यानी निर्माण कैसे होता है, पुअर ड्रेनेज यानी जल निकास नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, लवणों की अधिकता होती है सॉइल में। फिर क्या सोडियम आयन सब्स्टिट्यूट्स एंड द क्वेश्चन, सोडियम आयन जो होता है वो प्लस को जोड़ लेता है, ठीक है। सुधार करने के लिए क्या जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, CaSO4 × 2H2 को, ठीक है। आयरन पायराइड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य सुधारक क्या है, कैल्शियम लवण अम्ल वाले पदार्थ का भारी खादें, हरी खाद, फसल अवशेष मृदा में कमजोर कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है इस मृदा को अम्लों में टूट जाती है। उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है। फिर मृदा में जब स्थानांतरित सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, सोडिक सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें। फिर क्या आता है सैलिन अल्काली सॉइल, सैलिन अल्काली सॉइल क्या होती है, ये भी एक रूप है मिट्टी का। इसमें क्या होता है EC > 4 DS से होता है। ये देखिए ये बिल्कुल सेम है उसके जैसे, किसके जैसे, सैलिन के जैसे। सैलिन और अल्कालिन इसके दोनों इन अल्कालिन इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ESP क्या है मोर देन 50% या किसका अल्काली का, pH 8.5 से अधिक रहता है, ये क्या है सैलिन, सैलिन के। यानी क्या होता है पहले क्या होती है सैलिन का गुण आता है इसमें, फिर अल्काली का, उसके बाद अगला क्या होता है फिर सैलिन का गुण आता है, ठीक है। ठीक आते हैं फॉर्मेशन यानी बनती कैसे है ये। सबसे पहले शुष्क एरिया होगा, बाह्य एवं आंतरिक आंतरिक होगा यहाँ पे, ठीक है। आंतरिक जल निकास की कमी, ठीक है। समुचित व्यवस्था का अभाव, लवणीय जल से सिंचाई। फिर आता है अधिक सिंचाई से जल स्तर में होना, अधिक सिंचाई से जल स्तर कम होना, ना जल स्तर बढ़ जाना, ठीक है, बढ़ जाना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है मृदा संरचना का खराब हो जाना, ठीक है। मृदा संरचना बिगड़ेगी तभी तो निर्माण होगा इसका। फिर आता है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता में कमी, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता में कमी होगी तभी तो लवण ऊपर आएंगे हमारे। फिर आता है पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम एवं नाइट्रोजन की अनुपलब्धता हो जाती है। पोषक तत्व फास्फोरस तुमको नहीं मिल पाता है, कैल्शियम एवं नाइट्रोजन की भी अनुपलब्धता, यानी कि ये हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं। फिर आती है क्षारीय मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट अधिक हानिकारक होता है, ठीक है। फिर आता है परासरण दबाव की वृद्धि के कारण पौधों की वानस्पतिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जिससे कि पौधे क्या होते हैं जल नहीं दे पाते हैं और पौधों को बहुत सी हानि होती है। ये देखिए हमने जिस प्रकार अभी इसको हम चार्ट के रूप में समझ सकते हैं, किसमें कितनी पाई जाती है। सैलिन देखिए, सैलिन में EC यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी पाई जाती है, 4 से कम पाई जाती है, ठीक है। ESP कितना पाया जाता है, 0 से 5 के बीच पाया जाता है, ठीक है। सोडिक में इसी तरीके से 0 से 4 के बीच में पाई जाती है और 15 से अधिक ESP पाई जाती है। सैलिन सोडिक में क्या होता है 4 से अधिक पाई जाती है और 15 से अधिक इसमें ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज पाया जाता है। नो सैलिन नो सोडिक में क्या होता है 4 से 0 के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पाई जाती है और ESP इसमें पाया जाता है 0 से 15 के बीच में, ठीक है। आगे हम जानते हैं समस्याग्रस्त, सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है। फिर आता है हाईएस्ट अल्काली सॉइल फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ICR, यानी अल्काली सॉइल की सबसे बुरी कंडीशन किस कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश। WSRC क्या होता है वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी, 1861 में गठन हुआ था इसका। उसके बाद है NWDB नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, 1985 में इसका गठन हुआ था। फिर आता है SPWP यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट, 1984 में इसका गठन हुआ था। फिर आता है UNCEP यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आगे इसी तरीके से हम जानते हैं रिक्लेमेशन ऑफ यूज ऊसर, ऊसर का मतलब क्या होगा बंजर, जिसे बंजर या ऊसर बोलते हैं। इसको यांत्रिक कौन कौन सी विधियों से हम इसको, सबसे पहले आती है यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियों में सबसे पहले क्या होता है लवणों को खुरच कर, यानी जो पृथ्वी की ऊपरी मृदा की ऊपरी सतह होती है, हम बता चुके हैं ये संस्कार आपको हम दिखाया भी था। तो क्या होता है उसको हम खुरच के, खुरपी या किसी चीज़ से खुरच के क्या करते हैं उसका ऊपरी परत को हम निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है थोड़े दिन बाद उसमें कार्बनिक खाद आदि मिला के उसके ऊपर हम फसल उगा सकते हैं, ठीक है। ये
या ठीक है, ये विधि ज़्यादातर अपनाई जाती है। फिर आता है घुलनशील लवणों की निच्छालन। निच्छालन का अर्थ क्या होगा, इसी परत पे क्या हम ऊंचाई तक पानी भर देते हैं, इतनी इतनी ऊंचाई तक। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें एक दो बार हल चला के क्या करते हैं, उसका निच्छालन करके लवणों को क्या करते हैं, एक निकाल देते हैं, या लवणों की लिंचिंग करा देते हैं नीचे, ठीक है। फिर आता है डीचिंग और ट्रेंचिंग। फिर आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज ड्रेनेज का मतलब कि जल निकास अच्छा करेंगे तो क्या होगा, इससे निकल जाएंगे सारे लवणीय लवणीय पदार्थ होंगे, कभी बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे इसी तरीके से जानते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करें, जिप्सम का प्रयोग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके सल्फर का प्रयोग किसमें कर सकते हैं, 2.5 से 4 टन प्रति हेक्टेयर में सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन पायराइड्स का उपयोग करके। फिर आता है राब या सीरा। राब या सीरा तो आप जानते होंगे, गन्ने के रस से बनाई जाती है। मृदा और फसल प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है, उचित सिंचाई का प्रयोग करके, यानी जल निकास करेंगे तो सिंचाई का उचित जल का प्रयोग करेंगे तो भी ऐसा हो सकता है। फिर आता है लवण मुक्त सिंचाई जल का प्रयोग। तो लवण युक्त यानी लवणीय जल, यानी नहरों के जल से, जो नहर लवणीय होती हैं, लवणीय यानी खारे पानी की नदी या नहर से पानी आता है, तो उससे क्या होता है, अगर वो पानी से हमारे खेत में जाता है तो उससे क्या होगा, लवणीय जल से भी लवणीय मृदाएं बन सकती हैं। तो इसके लिए क्या करता है, लवणीय मुक्त सिंचाई जल का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है उचित एवं सहिष्णु फसलों का चुनाव कर फसलें, यानी ऐसी फसलें हमें चुननी चाहिए जो क्या होंगी, जो जो हमारी उस क्षेत्र की जो मृदा है उसी के अनुसार बने, यानी लवड़ी हो तो लवड़ी फसलें, सहिष्णु फसलें उगाएंगे। अल्काली हो तो अल्काली मृदा के सहिष्णु फसलें उगाएंगे। फिर आता है कार्बनिक खादों का उपयोग करने से वायु संचार एवं पारगम्यता बढ़ा जाती है। तो क्या करते हैं, कार्बनिक खादों का, ऐसी मृदाओं में कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे इसी तरीके से जाने ईएसपी के आधार पर हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। 2 से 10 होगी तो क्या है, डीसीएस फ्रूट्स, नट्स ऑन सिट्रस और एवोकाडो उगा सकते हैं। फिर आता है 10 से 15 के बीच में अगर ईएसपी है हमारी, ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। तो सनफ्लावर, ब्लैक ग्राम, पीज, लेंटल, पिजन, पी, ठीक है, ये सब उगाते हैं। फिर 16 से 20 के अंदर हमारी ईएसपी है तो क्या, चिकपी और सोयाबीन। सोयाबीन, ठीक है। 20 से 25 के बीच में अगर हमारा ईएसपी है यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो क्लोवर, ग्राउंडनट, काउपी, पियर्ल और मिलेट। फिर आता है 25 से 30 के बीच में हो तो लाइन सीड के बाद गार्लिक उगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्लस्टर बीन, ठीक है। 30 से 50 के बीच में अगर ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है तो क्या, लाइन सीड उगा सकते हैं, गार्लिक, क्लस्टर बीन, ठीक है। उसके बाद 30 से 50 के बीच में तो ओट्स, मस्टर्ड यानी मस्टर्ड सरसों हो गई, कॉटन यानी कपास, वीट यानी गेहूँ, टमाटो यानी टमाटर। फिर आता है हमारा 50 से 60 के बीच में तो बीट्स उगा सकते हैं, बारले, बारले यानी हमारा बारले हो गया। फिर सेसबेनिया, और 60 से 70 के बीच में इस तरीके से राइस उगा सकते हैं। फिर क्या आता है हाई ईएसपी, यानी हाई ईएसपी यानी 40 से 50 के बीच में, तो इसमें क्या उगा सकते हैं, बेर उगा सकते हैं, टैमराइंड्स उगा सकते हैं, सपोटा उगा सकते हैं, वुड एप्पल उगा सकते हैं। फिर डेट और पाल्म उगा सकते हैं। मीडियम 30 से 40 के बीच में पोमोग्रेनेट उगा सकते हैं, ठीक है। लो है तो 20 से 30 गुआवा, लेमन, ग्रेप उगा सकते हैं, ठीक है। फ्रूट ट्री की बात कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फसलों की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आगे भी सेंसिटिविटी 20 के कम हो, 20 के आसपास हो तो मैंगो, जैक फ्रूट और बनाना उगा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है कि हम पीएच के आधार पर भी फसलें उगा सकते हैं। जैसे मान लो ये तो हो गया जिसमें हमने देखा कि ईएसपी के आधार पर। अब हम देखते हैं ये पीएच के आधार पर कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। मैं सोरगम और वीट उगा सकते हैं 6 से 7 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है मिलेट्स। मिलेट्स को आप 5 से 6 के 6.5 के बीच। राइस यानी चावल को आप, या धान को आप 4 से 6 पीएच के बीच में भी उगा सकते हैं। ओट्स यानी हमारा इसके अंदर आ जाएंगी जो मोटे दाने वाले फसलें होते हैं, उनको हम 5 से 7, 7.7 के बीच में उगा सकते हैं। लेग्यूम फसलें आ जाती हैं, फील्ड बीन, सोयाबीन, पी, लिंटल को 5.5 से 7 के बीच में हम उगा सकते हैं। ग्राउंड नट को 5.3 से 6.6 तक उगा सकते हैं। अदर्स यानी सोरगम, सोरगैन, शुगर कैन आ गया इसमें। सोरगैन कैन को क्या होता है, 6 से 7.5 पीएच तक हम उगा सकते हैं। फिर कॉटन को 5 से 6.5 पीएच तक हम उगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आगे जानते हैं। अब आता है कौन सी मृदा को, देखिए यहाँ पे हमने दिया है किससे कहाँ पे मृदाएं ये बनती हैं, ठीक है। तो इसको आप डायग्राम को अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी तरीके से प्लानट ऑफ स्पाइसेस। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ दी गई है। अगर आप वेजिटेबल, इसमें हमने डिस्क्राइब करके दिया है कि वेजिटेबल में कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं, और यहाँ पे भी, ठीक है, सेलेनिटी के आधार पर डीएस, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, कॉटन में 7.7 होना चाहिए, शुगर बीट में 7% होना चाहिए, ठीक है। फिर सोरगम में 6.8% होना चाहिए। अम्लीय मृदा का पीएच मान 5.5 से कम होने पर अम्लीय मृदा कहलाती है।
अम्लीय मृदा को दो प्रकार से पहचाना जा सकता है। एक तो होता है कि उसमें द परसेंटेज बेस ऑफ सेचुरेशन, पीबीसी, यानी एक्सचेंजेबल बेसिस के आधार पर, ठीक है। ठीक है। और दूसरा भी इसके अंतर्गत हम जानते हैं आर्द्र क्षेत्रों की मृदा जिनके अंदर सिलिकेट, क्ले एवं ह्यूम्स की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें पीबीएस प्रतिशत क्या होता है, 80 से बहुत कम होता है, तब मृदा अम्लीय होती है। अच्छी खेती योग्य मृदा में कुल क्षार तत्वों का 60% कैल्शियम होता है, अर्थात कैल्शियम की अधिकता वाली मृदा उपजाऊ होती है, यानी कैल्शियम की जिसमें अधिकता होगी वो क्या होगी, उपजाऊ होगी, इसमें नहीं होगी वो कम उपजाऊ होगी। अम्लीय मृदाओं को पीएच 6.5 से कम होता है। पीएच के आधार पर ये 3 प्रकार बांटी जा सकती है, 4 प्रकार बांटी जा सकती है, जैसे 6.5 से 5.5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5.6 होगा, ठीक। अल्प अल्प अम्लता कहलाएगी। मध्यम अम्लता क्या होती है, 5.5 से, ये थोड़ा सा इसको गलत करें, 5.5 से होगा या यहाँ पे 5.1 तक, ठीक है। फिर प्रबल अम्लता क्या होगी, 5.5 से 4.5 तक, ठीक है। अत्यधिक प्रबल अम्लता होगी 4.5 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी तरीके से। निर्माण कैसे होता है, आर्द्र जलवायु, यानी आर्द्र जलवायु का मतलब जहाँ पे बारिश अधिक होगी वहाँ पे क्या होगा, ऐसी मृदाएं बनती है। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन एवं अपचयन के कारण कार्बनिक अम्लों का निर्माण। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बनिक खादों से क्या होता है, कार्बनिक लवणों का निर्माण होता है। जब कार्बनिक लवणों का निर्माण होगा तो क्या होगी, मृदा एसिडिक हो सकती है। फिर क्या होता है, अम्लीय सैलों से प्राप्त मृदाएं, यानी अगर आपकी सैलें यानी कि चट्टानें अम्लीय होंगी, जो जिससे मृदा बनी है, तो उससे भी क्या होगा, अम्लीय 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 मृदा का निर्माण होगा। फिर आता है अम्लीय उर्वरक, जैसे अमोनियम सल्फेट के हमेशा प्रयोग से भी मृदाओं का अम्लता उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे भी अम्लता आ सकती है, अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से अधिक करने से क्या होगा, अम्लता आ सकती है। फिर अम्लीय मृदा बनने की प्रक्रिया लेटराइजेशन, पॉडलाइजेशन और लिंचिंग। लिंचिंग यानी लवणी, जब लवण जब नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, मृदा में अम्लता बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे जानते हैं मार्शी सॉइल, और भौगोलिक स्थिति के अनुसार या भारत के उत्तरी पूर्वी एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटीय, मैदानी तथा हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दो प्रकार से जैसे होता है, मृदा पीएच के अनुकूल उचित फसल या फसल प्रजाति को उगाकर मृदा सुधारक का प्रयोग करके, ठीक है, 90% से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को 90% से अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे जानते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट में मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का भी प्रयोग करते हैं। इस तरीके से CaSiO2 का भी प्रयोग करते हैं। फिर आता है इन विच स्टेट हाईएस्ट एसिडिक डिग्रेडेड सॉइल, यानी किस किस क्षेत्र में सबसे अधिक, किस राज्य में सबसे अधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, ठीक है। टोटल प्रॉब्लम अल्कालिन सॉइल कहाँ पर कितना है, तो 24.36 मिलियन है। फिर टोटल अल्काली डिग्रेडेड सॉइल एरिया इन इंडिया कितना है, अल्काली यानी क्या होगा, अल्काली मृदाएं कहाँ पाई जाती सबसे अधिक, कितना क्षेत्रफल इनका, 3.70 मिलियन हेक्टेयर है। फिर आता है टोटल सैलिन डिग्रेडेड, सैलिन यानी लवणीय मृदाएं कहाँ कितनी है, तो होता है 2.73 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। आगे जानते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ज़्यादातर कहाँ होता है, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी घाट जैसे राज्यों में अधिक मात्रा में मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन दो प्रकार से होते हैं, पवन अपरदन द्वारा और जल अपरदन द्वारा, ठीक है। अभी हम इनको डायग्राम के रूप में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। परत अपरदन, नलिका अपरदन, अवनलिका, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्थान के अरावली पर्वत में सर्वाधिक मृदा अपरदन यहाँ होगा जहाँ मृदा के कण हल्के होंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा, किससे, वायु द्वारा, ठीक है। सबसे अधिक वेस्टलैंड भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और सेकंड नंबर पे राजस्थान। परंतु क्या होता है, राजस्थान में कृषि योग्य भूमि है, उसका सबसे अधिक वेस्टलैंड पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछे सबसे अधिक वेस्टलैंड कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, राजस्थान में से सेकंड नंबर में पाया जाता है, ठीक है। और अगर एक और चीज यहाँ पे, जैसे सबसे जो मरुस्थल है वो विश्व के सबसे कम से कम 40 से 50 भाग पर क्या होंगे, मरुस्थल होंगे, ठीक है। 40 से 50% भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि द नेशनल लैंड एरिया ऑफ 3.166 लाख, ठीक है, उसमें से क्या 15% भाग पर क्या है, वेस्ट लैंड पाया जाता है हमारे यहाँ पे। बेकार भूमि, बंजर भूमि, उबड़ खाबड़, इनमें नालियां या उबड़ खाबड़ भूमि, झाड़ियों के साथ या बिना भूमि, जल भराव, दलदली भूमि, तटीय या अंतर्देशीय लवणता से प्रभावित भूमि, तटीय या अंतर्देशीय लवणता से प्रभावित भूमि, क्षारीयता, खेती के क्षेत्र स्थानांतरित करना, कम उपयोगिता की गई अपमानित चारागाह, ठीक है, चराई भूमि शामिल है, ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में खेती योग्य भूमि सबसे बड़ा क्षेत्र, हमने अभी पढ़ा था, हमने अभी आपको बताया। और किस देश में सबसे अधिक है, कनाडा में है, ठीक है।
आगे ये देखिए, हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे। ये देखिए, इस प्लस इरोजन इस तरीके से होता है, ठीक है, बूंदों के रूप में जाता है और ये क्या नाली के रूप में निकालता है। फिर शीट इरोजन, ये पूरी की पूरी परत को गायब कर देता है, ठीक है, जिससे कि किसानों का बहुत ही नुकसान होता है। एक खेत की मिट्टी दूसरे खेत में कट कर चली जाती है, इसलिए लोग गाँव में देखा होगा अपने अपने आसपास खेतों में मेड़ बना के रखते हैं, जिससे कि क्या उनके खेत की पहचान हो सके। और क्या होगा, उससे उनकी मिट्टी भी आसपास की बाहर नहीं जाती। और गुली गुली के अंदर क्या होता है, एक पूरी नाली हो जो होती है उसको हमारी पूरी पानी को बहा ले जाती है। अवनलिका यानी रील, रील देखिए ये यहाँ से गई, इसमें जड़ के आकार की बन के पूरे छेदों को करते हुए बाहर निकल जाती है पूरी मिट्टी को लेकर, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ अल्कालाइन सॉइल, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। फिर क्या एसिडिक सॉइल में कौन कौन सी फसलें उग सकते हैं, ये देखिए। कौन सी, सिट्रस ब्लू बेरीज के 4.5 पीएच पे भी उग सकते हैं। 5 पीएच पे टैबेको एप्पल ग्रेप्स पाल्म वाटरमेलन उग सकता है। फिर 5.5 पीएच पर काउ पी सोयाबीन कॉटन वाट ओट्स पीस टमाटो सोरगम भी उग सकता है। 6.0 पर पीनट कैबेज कैरेट ऑनियन रेडिश स्पैन कॉलीफ्लावर फ्लावर उग सकता है। और 6.5 पर शुगर बीट उग सकता है, ठीक है। अब जानते हैं लवणीय मृदाएं और क्षारीय मृदाओं में अंतर, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आता है, इसमें मुख्यतः NaCl के एवं SO2 होते हैं, साथ ही इनमें कम मात्रा में SO2 एवं Mg के Cl SO2 एवं HCO3 की भी उपस्थित होते हैं। ऐसी मृदाओं में मुख्यतः Na प्लस तथा CO2 के लिए होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में K प्लस तथा Ca प्लस तथा माइक्रो जो एलिमेंट होते हैं वो भी पाए जाते हैं। घुलनशील लवण सांद्रता इसमें 0.1% के बराबर या अधिक होते हैं। इसमें जीरो घुलनशील लवण सांद्रता है जो 0.1% से कम होते हैं। विनिमय सोडियम प्रतिशत का मान 15% से कम होता है। ESP 15% से अधिक होता है, ये तो पढ़ा ही चुका आपको। इस ऐसी पीएच ऐसी मृदा में पीएच 8.5 से कम होता है, इसका भी पीएच 8.5 से अधिक होता है। 25 डिग्री, ये याद रखना है, 25 डिग्री तापक्रम, ठीक है। ठीक है, तापक्रम पर संतृप्त घुलनशील निष्कर्ष सैचुरेटेड सेल्यूलर एक्सट्रैक्ट की विद्युत चालकता 4 मोल प्रति सेंटीमीटर से या इससे अधिक हो सकती है, इससे कमी रहती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आपको रखना कि ताप पर पूछेंगे विद्युत चालकता तो नापा जाता है, ठीक है। आगे इस तरीके से जानते हैं हम। ऐसी मृदाओं का जल उजला या हल्का दूसरा रंग का होता है, उजला यानी सफेद रंग का होता है। ऐसी रंग काला, इसका रंग काला अतः इसे ब्लैक अल्काली सॉइल कहते हैं। ऐसी मृदा फ्लक्चुएटेड होती है, इसीलिए वायु संचार में पारगम्यता सामान्य रहती है इसमें, ठीक है। इसलिए इसका और ही गंदा रूप है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें ये सब नहीं क्रियाएं होंगी। भौतिक दशा अच्छी होगी, इसमें भौतिक दशा खराब होगी। ऐसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ का ह्यूमस की उपस्थित हमेशा बनी रहती है, कभी कभी नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें ये क्या है, इसका थोड़ा सा अच्छा रूप है, और ये उसी मृदा का क्या है, बहुत ही खराब रूप है, ठीक है। इस तरीके से अभी आप समझ सकते हैं। कुछ हद तक यांत्रिक विधि से इसे सड़ा जाता है, इसे सड़ा नहीं जाता। वर्षा ऋतु में कुछ वनस्पति उगते हैं, कुछ घास को छोड़कर इसमें कुछ नहीं उगता, ठीक है। यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आगे भी वीडियो इसी प्रकार के आएंगे, और अन्य वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। ये BSc एजी 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट था।